मनुष्य के जीवन में कहानियों की क्या अहमियत है? कहानियाँ बनती कैसे हैं? क्या इन्हें कोई लिखता है या आप अपने आसपास का जीवन ही पढ़कर कहानियों में व्यक्त कर देते हैं? कोई कहानीकार क्यों लिखता है और हर व्यक्ति के साथ एक नहीं कई-कई कहानियाँ चलती हैं? क्यों कहा जाता है कि हर व्यक्ति के पास कहानी ज़रूर होती है? नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफ़े का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। मैं हूं जयप्रकाश पांडे और आज मैं हरीश राय की 25 कहानियां के साथ उपस्थित हूं। चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला की यह कहानियां हैं। इन कहानियों में 25 कहानियों में 1990 के बाद का जो परिवेश है वह परिवेश शामिल है। देश का जो सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक परिवेश है उससे हम चाहे जितना भी खुशी पा रहे हों, विकास के जितने भी पैमाने गढ़ ले रहे हों, लेकिन इस दौर ने सबसे अधिक अगर मुश्किलें दी हैं तो वह मनुष्य को ही दी है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं न कहीं संघर्ष का, टूटन का और एक ऐसी भागदौड़ का शिकार है जहां उसे अपने आप को देखने का भी वक्त नहीं मिलता है। आखिर सुख किन चीज़ों में है? खुशी हमें कहाँ मिलती है? क्या वातानुकूलित कमरे, बड़ी गाड़ियाँ हमको वह सुख दे पाते हैं जो सुख किसी दौर में हमारे बड़े बुजुर्गों ने पेड़ों की छाँव के नीचे या गाँव में एक दूसरे की मदद करते हुए हासिल किया था? दरअसल भारत की जो सामूहिक इच्छा है और एक व्यक्ति के रूप में उसका जो टूटन है वह हरीश राय की कहानियों का मूल स्वर है। जो 25 कहानियाँ इनमें शामिल है, जो लोग भी हरीश राय को पढ़ते रहे होंगे वो जानते हैं कि हरीश राय हमारे समय के एक महत्वपूर्ण कथाकार हैं। उनके 6 कहानी संकलन और 3 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। नागफनी के जंगल में, मुट्ठी में बादल और माटी राग। कहानी संकलन जो है बर्फ होती नदी, उधर भी सहरा, अंतिम पड़ाव, वजूद के लिए, सुबह सवेरे, किस मुकाम तक और महफिल, ये प्रकाशित हो चुके हैं। अन्य भी बहुत सारे विषयों पर उनकी किताबें आ चुकी हैं। भारत विभाजन और हिंदी उपन्यास, आलोचना, सूचना तकनीक, बाजार एवं बैंकिंग, समय के सरोकार, शिक्षा, भाषा और औपनिवेशिक दास्ता, भीष्म साहनी, सादगी का सौंदर्य शास्त्र, कथा कहानी एक का उन्होंने संपादन किया। जाने माने कथाकार हैं और जो कहानियाँ उनकी इस संग्रह में शामिल हैं 25 की 25, मैं उनका उल्लेख कर दूं तो वजूद के लिए, अंतिम पड़ाव, देखना, ढिंक चिका, हीमोग्लोबिन, डर, किस मुकाम तक, साइलेंट किलिंग, अन्न जल, आमची मुंबई, भंवर में, सीख, सुबह सवेरे, महफिल, गुमसुम होती हवाएं, दलदल, रह गुजर, मोबाइल और पत्थर की आँख, ये कहानियाँ हैं। मैं एक कहानी जो अंतिम पड़ाव कहानी जैसे है उसका मैं एक सारांश बताऊं तो यह कहानी वृंदावन में एक बहुत ही बुजुर्ग महिला की कहानी है। वह महिला हर दिन भागती है, उम्र का जिस पड़ाव पर पहुंच चुकी है, कुछ सालों से है। भोजन उसे मंदिर में मिलता है, तेजी गर्मी के दिनों में भागती है और वहां जाती है। उसे पता चलता है कि कोई एक लड़का आया है, 70 साल की ये हो चुकी होती है, दीपांकर नाम का। वह आया है, वह बड़ी उम्मीद रखती है कि शाम को मिलेगा। वह फिर भागती जाती है खाने के लिए। उसको ये होता है कि मंदिर बंद हो जाएगा, कपाट बंद हो जाएगा तो पर्ची नहीं मिलेगी तो भोजन नहीं मिलेगा। वह दीपांकर को मिलती है। वो दीपांकर जिसको बचपन में इसने पाला था, उसकी पढ़ाई लिखाई कराई थी, लेकिन दीपांकर अब अपनी ज़िंदगी जी रहा होता है। ये वृद्धा जो है कोलकाता की रहने वाली होती है। कभी भरा पूरा समय और परिवार था। वक्त की ऐसी मार थी कि सब लोग परिवार के नष्ट हो गए और उन्हें अपने जीवनचर्या के लिए वृंदावन आना पड़ा। वह लड़का मिलता है। वह लड़के से कहती है कि गर्मी के दिनों में पंखा लगवा दो, जाड़े के दिनों के लिए रज़ाई दे दो। और फिर वह लड़का
चला जाता है दीपांकर। भजनाश्रम के सामने यह बहुत सारी दुआएं देती है और जीवन दरअसल वैसे ही रह जाता है। यह बुढ़िया कहती है कि बेटा तुम देर मत करना, आते रहना, मिलते रहना। जो एकाकीपन है किसी स्त्री का, वह इस रूप में इस कहानी में प्रकट होता है, जिसमें मर्म है, जिसमें अपने लोग नहीं है लेकिन एक पराया है, लेकिन उसके पास भी वक्त की मार है। ऐसे ही भंवर में जो कहानी है वह यह बताती है कि गूगल जो एक लड़का है, जो गूगल के जो फाउंडर हैं सर्गेई ब्रिन, मुस्लिम बच्चा है, वह स्वप्न देखता है कि हम भी कभी जीवन में पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो इसकी तरह से होंगे। उधर उसके माता पिता जो दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं, वह इस बात का प्रयास करते हैं कि यह लड़का जो है उनके घरेलू कामों में मदद करे। दुकान भी नहीं है, दरअसल घरेलू काम, कुटीर उद्योग में मुस्लिम परिवार बहुत सारे रहते हैं, पुश्तैनी काम धंधा करते हैं और चाहते हैं कि यह लड़का जो है, जो खिलौनों का उसका परिवार ऊँट, हाथी, घोड़े बनाता है। बहुत दिनों से खिलौनों की मांग नहीं होती है, काठ के खिलौनों की। उसका पिता, लड़के का पिता जो है जाता है बाजार। वो कहता है कि पता करता हूँ आखिर क्या है। पिछले 2-3 महीनों से कोई खरीदार, हमारा जो ग्राहक है, जो मूल खरीदार है, जो ले जाता है और शहर में बेचता है, वह नहीं आया है। वह जब शहर जाते हैं तो देखते हैं कि शहर का माहौल बदल चुका है और जो खिलौना खरीद कर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वह देने की बजाय वह देखता है कि वह अपना व्यवसाय बदल चुके हैं। ये कहते हैं अरे भाई, हमने तो कई महीने से आपका आदमी नहीं आया खरीदने, हम तो खिलौने बना के रखे हैं। वह इनको सलाह देता है कि खिलौनों की जगह जो मतलब हर धंधा बदल चुका है। जो लोग सिलाई कर रहे थे वो दूसरा काम करने लगे हैं, जो फ्रेम करने लगे थे वो मढ़ने का काम जो है, मंदिरों को, मूर्तियों को गढ़ने का काम करने लगे। वह व्यक्ति इसको कहता है कि तुम खिलौनों की जगह मंदिर बनाया करो। यह सोचने लगता है कि मैं मुस्लिम व्यक्ति हूँ, मैं मंदिर कैसे बनाऊं। तो वह कहता है कि देखो, अगर बचना है जहीर, तो इकबाल भाई कहते हैं कि अगर तुम्हें बचना है तो तुम यह समझ लो कि तुमको बदलना पड़ेगा वक्त के साथ। क्यों? क्योंकि बाजार किसका है? जो सिलाई मशीन रखते थे वह सिलाई करने की जगह रेडीमेड कपड़ों की दुकान करने लगे हैं। तो वक्त के साथ बदलो और मंदिर बनाना शुरू करो। ये घर आता है और अपने बच्चे को कहता है कि अगर जिंदा रहना है तो तुम पढ़ाई छोड़ो और हमारे साथ लगो। क्यों? क्योंकि हमें मंदिर बनाकर देना है। फरदीन को जहीर ये फरमान देता है, फरदीन यानी अपने बच्चे को। आप समझ सकते हैं कि वक्त के किस बदलाव की तरफ हरीश राय इशारा कर रहे हैं। ऐसी ही एक और भी कहानी है। उस कहानी में ये है कि एक महिला है जो HR की बॉस होती है। तमाम लोगों को निकालना और रखना उसके बस का होता है। वह अपने बच्चे को क्रेच में रखती है, भागती दौड़ती आती है, काम करती है, हर समय हर दिन बच्चे से वादा करती है कि मैं टाइम से आ जाऊंगी। लोग उसके पास अपना सुख दुख गाते हैं। एक दिन उसको पता चलता है, उसकी जूनियर बताती है कि मैडम आपको पता है जो इन्वेस्टमेंट आना था कंपनी में वह नहीं आया है और कंपनी में बहुत सारे लोगों की छटनी होती है। यह दलदल कहानी है जिसका मैं अर्थ बता रहा हूँ। यह डरती है, सोचती है क्या होगा। तभी उस दिन बच्चे से वादा कर रखी होती है कि मैं जल्दी आऊँगी और तुम्हें लेकर चलूँगी बाजार, कुछ खाएंगे। उसी दौरान मीटिंग आती है और उसको बताया जाता है कि कंपनी तुमको एक्सटेंड नहीं करेगी, बहुत लंबे समय से काम कर रही होती। दरअसल ये जो विकास की गति है, जो आर्थिकता और भौतिकता का सागर है, जिस नौकरी के लिए हम सब कुछ दांव पर लगाते हैं, उस नौकरी का निजीकरण के दौर में क्या कुछ ठिकाना है। दलदल कहानी उसी को व्यक्त करने की कोशिश करती है। दरअसल इन कहानियों का मर्म ऐसा ही है। अगर आप अच्छी कहानियों को पढ़ना चाहते हैं तो हरीश राय की चुनिंदा कहानियों की श्रृंखला 25 कहानियाँ को खरीद कर पढ़ सकते हैं। अंतिका प्रकाशन ने इसे प्रकाशित किया है। 480 रुपये इसका मूल्य है और इस पुस्तक की पृष्ठ संख्या है 272। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।